हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, हम आपको तैयारी करा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी का प्रयोगशाला सहायक के पेपर की। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आप हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में जान लिया है। फिर हमने ओम्स लॉ के बारे में भी जाना और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस किस तरीके के सिंबल्स होते हैं उनके बारे में जान लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कहता है कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध निर्भर करता है, उन कारकों के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसको कैसे ऑब्जर्वेशन में लेके आया गया, इसको आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। हमने देखा कि एक हमारा एक वायर है, एक वायर इस तरीके से लगी हुई है और यहाँ पर हमारा एक एमीटर लगा है और यहाँ पर हमारा एक बैटरी लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, राइट। सो हमने सीरीज़ में एक एमीटर लगा दिया है। एमीटर हम जानते हैं काहे के लिए यूज़ होता है। एमीटर हमारा जो भी करंट से विद्युत धारा जा रही है उसका वैल्यू, उसका कितना मान है वो बताने के लिए होता है, उसका मापने के लिए होता है कितनी विद्युत धारा इससे बह रही है। अब हमने यहाँ पर एक सैंपल वायर लगाई है। सैंपल वायर मतलब एक वायर जो कि जिसके मैं डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इन दोनों जगह पे उसको अटैच कर दिया। मैंने 3-4 तरीके की वायर ली। एक वायर अगर मान लीजिए इसकी लेंथ L है, इतनी सी वायर की लेंथ L है, तो मैंने एक और वायर ली जिसकी लेंथ 2L है, ठीक है, राइट। और फिर मैंने एक और वायर ली जिसका जो थिकनेस है, मतलब जो वायर की गोलाई है वो इससे दुगनी है। जैसे मान लीजिए इसकी अगर गोलाई D है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, D है, तो इस डायमीटर को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, वायर को थोड़ा मोटा कर दिया उसको। अब इस तरीके से मैंने लगाया कि मैं यहाँ पर बार बार इसे अलग अलग वायर्स को टेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर हम उन कारकों के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर उन फैक्टर्स में जानना चाह रहे हैं जो कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता या इसके प्रतिरोध को क्या करेगा, बदलेगा, राइट। तो जब ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है R होता है हमारा, वो समानुपाती होता है किसके, लेंथ के समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी हम लेंथ बढ़ाएंगे किसी वायर की या किसी कंडक्टर की, तो उतना ज़्यादा उसमें प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। इसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब इसकी डायमीटर, अगर मैं डायमीटर बढ़ाऊंगा तो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो डायमीटर अगर मैं इसका बढ़ाता हूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ेगा, जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। वो अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो रिलेशन देखा गया कि जैसे जैसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो यानी कि रिलेशन कैसा है, विक्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिकली मैं इसे लिखना चाहूँ तो R इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन जब हम इसमें अनुपाती स्थिरांक लगाते हैं, मतलब हम इसमें अनुपात का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा। वो स्थिरांक किससे, रो से डिनोट करा जाता है। किससे, रो से। रो कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से बनाते हैं, रो का साइन। तो ये क्या है, अनुपाती स्थिरांक है। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला किस चीज़ को आपस में संबंधित करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कारक है जिससे बिजली पास हो रही है, तो या फिर आपका करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा फ्लो कर रही है, उसकी लेंथ हो गई, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर अब जो ये टर्म है इसको हमें ध्यान देना है। ये हमारा टर्म क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या सिंपली इसको सिर्फ रेजिस्टिविटी भी आप बोलोगे तब भी ये क्या है, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी हम इसे रेजिस्टिविटी ही कहते हैं,
राइट। तो रेजिस्टिविटी हमारी आपका क्या हो गया, ये अनुपातिक स्थिरांक हो गया, राइट। ये किस पे निर्भर करती है, ये निर्भर करती है, ठीक है, ये निर्भर करती है किस पे, ये निर्भर करती है मटेरियल ऑफ दी वायर या मटेरियल ऑफ दी कंडक्टर। ये जो कारक है, इस कारक, ये कारक किस मटेरियल का बना है, ठीक है, किस पदार्थ का बना है, ठीक है, तो किस पदार्थ का बना है उस पदार्थ पर निर्भर करती है। तो जो जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, ठीक है, तो ये मटेरियल पर निर्भर करेगा, राइट। तो जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है और हमारा आयरन है, इसी तरीके से टंगस्टन है, और जो भी अलग अलग तरीके के हमारे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा बह सकती है, तो उनके मटेरियल या फिर उनके उस पदार्थ पे या उस तरीके के धातु पे निर्भर करेगा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी उस पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन क्या है, इस रिलेशन में ये वैल्यू क्या है। अभी हम इसको आगे मैं कंटिन्यू करके बता देता हूँ। इसका अपना क्या होगा, इसका अपना वैल्यू क्या, मतलब इसका अपना एक SI मात्रक होता है। वो SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम मीटर किस तरीके होगा आपका, इसका SI मात्रक मैंने आपको बताया किस तरीके से निकाल सकते हैं हम SI मात्रक। देखिए बहुत सिंपल है SI मात्रक, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। R का देखिए क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। L के लिए हमारा मीटर हो गया, और हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए m² हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रो के लिए क्या लिख सकते हैं, SI मात्रक हमारा ओम आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक मीटर आ गया, क्योंकि ये मीटर एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसकी रेजिस्टिविटी की जो हमारा SI मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, ओम मीटर होता है, राइट। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, SI मात्रक, इसका SI यूनिट या SI मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर, राइट। तो ये याद रखेंगे। तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग गई होगी। ये अलग अलग जो मेटल्स हैं या फिर अलग अलग मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप लोगों को इनको एक बार स्क्रीन को रोक के चाहें तो लिख लीजिए, चाहे इनको याद कर लीजिए, ये दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें एक क्रम को भी समझ लीजिएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे मेटल्स में है या कैसे अदर तरीके के मटेरियल्स में बढ़ रही है, घट रही है। इसको ऑब्जर्व करिए और इसको याद करने की कोशिश करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में आपको एक क्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है कि धातुओं में मान लीजिए कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर अदर तरीके का कोई धातु है, आयरन है, ठीक है, या टंगस्टन है या फिर और कोई ब्रॉन्ज है, तो इसमें किस तरीके के क्या इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्रम बढ़ता हुआ घटता हुआ कैसे है, ये आपसे सवाल में आ सकता है। तो स्क्रीन को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ से इसको लिख लीजिए एक जगह पर, डेली इसको एक बार देख लिया करिए। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं अगला टॉपिक हमारा, जो कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ पे, इलेक्ट्रिकल परिपथ में, हमारे विद्युत परिपथ में अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे रहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगे रहते हैं, तो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर उस पूरे सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस बताया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका एक प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, मतलब उन सबका कंबाइंड हम एक अगर रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो वो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें दो तरीके के कॉम्बिनेशंस हमारे यूज़ होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज़, मतलब जब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक रखे हुए हैं। अगर प्रतिरोधक कैसे रखे हुए हैं, एक श्रेणी क्रम में, मतलब डायरेक्ट एक सीरीज़ में जोड़े हुए हैं। और दूसरा क्या है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब आपका पार्श्व क्रम में संयोजित हमारे क्या है, प्रतिरोधक रखे हुए हैं, मतलब पैरेलली रखे हुए हैं। तो हम किस तरीके से किसी सर्किट में, देखिए अगर सर्किट हमारा इस तरीके से मैं बनाऊं, तो मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, फिर अगला एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर अगला एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैटरी दिखा दी, ये बैटरी है हमारी, और ये यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट। और मान लीजिए यहाँ पर एक एमीटर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया करंट की वैल्यू जानने के लिए। तो
तो यहाँ पर हमारा R1 हो गया, R2 हो गया और इसे R3 मान लेते हैं। अगर मैं इसे कंबाइंड एक ही रेजिस्टेंस से दिखाना चाहता हूँ, इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज भी अगर मापनी है तो मैं वोल्टेज इस तरीके से, क्योंकि देखिए वोल्टेज हमेशा पैरेलली, वोल्ट मीटर पैरेलली लगता है और जो हमारा क्या लगता है, एमीटर हमारा क्रमश लगता है, मतलब क्रम में ही लगता है, डायरेक्ट सीरीज में लग जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, मतलब डायरेक्ट सीरीज में लगे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब अगर इन तीनों रेजिस्टर को हटा के एक रेजिस्टर में लगाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू सिंपली इनको आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, मतलब इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, आपने इनको ऐड कर देना है, इनका योग बना देना है, सीधे सीधे इनको योग बना लेना है। तो उसकी जितनी वैल्यू आएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 2 है, इसका वैल्यू 2 है, उसका तीनों का वैल्यू 2-2 ओम है, ठीक है। 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं सिर्फ इस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ और मैं सेम वैल्यू चाहता हूँ, यहाँ पर सेम लोड चाहता हूँ, तो मेरे को हमारा मतलब एमीटर भी सेम वैल्यू दे और हमारा वोल्ट मीटर भी सेम वैल्यू दे, तो यहाँ पर मेरे को आर इक्विवेलेंट मतलब मेरे को 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, तो तब मेरा क्या आएगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, इसको याद रख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले तरीके का हमारा फॉर्मूला समझ लेते हैं, या फिर अगले तरीके का कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन कहता है जब ये पैरेलल में लगे हों, तो किस तरीके से पैरेलल में लगा सकते हैं हम, इस तरीके से पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 रेजिस्टर्स हमने फिर से पैरेलल में लगा दिए हैं, मतलब फिर से एक क्रम में लगा दिए हैं इस तरीके से। क्या है ये क्रम हमारा, ये क्रम है हमारा पैरेलल का, ठीक है, राइट। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक एमीटर वैल्यू नापने के लिए, और यहाँ लगा दिया एक वोल्ट मीटर, राइट। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर मैं इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट चाहता हूँ तो मेरे को क्या, अगर पैरेलल ही लगे हैं तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब विद्युत धारा बहेगी तो सेम करंट सबको मिलेगी। मैं यहाँ पर डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, डेरिवेशन पे मत जाइए, बस कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जब डिराइव करते हैं तो फॉर्मूला हम वही लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हमारा, कि V इक्वल्स टू आई आर, जो हमने ओम से फॉर्मूला पढ़ा था वही। तो यहाँ जो करंट रहेगी इसमें क्या होगी, बराबर रहेगी, सारे रेजिस्टर्स को, सारे प्रतिरोधों को सेम करंट मिलेगी, सेम वैल्यू करंट। लेकिन यहाँ पर करंट क्या होती है, बढ़ जाती है। इस सर्किट में अगर आई करंट है तो कुछ भाग यहाँ चले जाएगा, कुछ यहाँ चले जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना भाग किसको मिलेगा, वो इनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, अगर तीनों बराबर रेजिस्टेंस हैं, मतलब तीनों 2-2 ओम के हैं, तो तीनों को बराबर करंट मिलेगी, राइट। इसी तरीके से आप समझ सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको कम करंट मिलेगी, जिसको कम रेजिस्टेंस होगा उसे ज़्यादा करंट मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। तो इसका हमारा इक्विवेलेंट फॉर्मूला कैसे आता है, R 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप सॉल्व करेंगे और लास्ट में रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर लाके आंसर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम लेके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। इसका मैं जैसे निकाल लेता हूँ, उसका आर इक्विवेलेंट अगर मेरे को निकालना होगा और सारे मेरे को पता है 2-2 ओम के हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 1/2 तीनों मैंने ऐड कर दिए, तो हमारा आ गया 3/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर आ गया 3/2 वैल्यू। 3/2 किस तरीके से मैंने लिखी वैल्यू, इन तीनों को मैंने सीधे सीधे जोड़ दिया, तो 3/2। तो 3/2 किसकी वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को चाहिए आर इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, 2/3। तो ये हमारी वैल्यू 2/3 ओम हो जाएगी, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि मेरे को चाहिए होगा अगर मैं इस केस में या इस तरीके के कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ। इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मेरी 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम दोनों तरीके के सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एमसीक्यू में करेंगे। अब मैं आपको लोगों का अगला टॉपिक समझाता हूँ।
तो दोस्तों अगला टॉपिक हम समझ लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कोई तार जिससे धारा प्रवाह हो रहा है, मतलब आपकी जो विद्युत धारा है वो बह रही है, तो कितनी बार आपने देखा होगा आपके घर में जो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उसकी तार गर्म हो जाती है ना। तो जहाँ पर भी प्रतिरोध होता है, जैसे तार अगर हुई है और उससे विद्युत धारा बह रही है, तो एक प्रतिरोध तो जरूर होगा, और उस प्रतिरोध में हमेशा ये देखा गया कि क्या होता है, जो भी वायर है, जो भी कारक है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका हम एप्लीकेशन भी अभी समझेंगे। जैसे आपने अपने घर में इलेक्ट्रिकल आयरन जिससे आप प्रेस करते हो कपड़े, वो देखा होगा आपने, टोस्टर्स देखे होंगे, सर्दियों में हीटर, ब्लोअर जितने आप यूज़ कर रहे हैं वो देखे होंगे आपने। उसमें देखा होगा जो कॉइल है वो गर्म हो जाती है। या आपके घर में कोई बल्ब है, अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसके अंदर जो वायर होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और फिर ग्लो करने लगती है। तो ये सब इस वजह से होता है कि जब भी कोई विद्युत धारा किसी कारक से या फिर किसी कंडक्टर से बहती हुई जाती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, और जो उसमें जो एनर्जी है, मतलब जिस ऊर्जा से वो बह रहा है अंदर, जो हमारी विद्युत धारा बह रही है, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी किस रूप में डिसिपेट होती है, निकलती हुई दिखती है, हीट के रूप में निकलती हुई दिखती है। इसका हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके इसकी जो फिनोमेना है उसको नहीं समझेंगे, किन घटनाओं के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली ये समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है, जो भी ऊष्मा हमारी बनेगी, जो भी हीट हमारी बनेगी, यहाँ हीट को मैं H से दिखाऊंगा, ठीक है, वो कितनी बनेगी और उसका क्या फॉर्मूला है या वो सूत्र क्या होगा, ठीक है। H इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, VIT होता है, ठीक है। VIT कहने का मतलब ये है, देखिए जो भी हमारी करंट फ्लो करती है, हम जानते हैं वो जो भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, विभवांतर जो होता है उसकी वजह से होता है। अब हम देखते हैं, देखिए जितनी देर तक, देखिए आपने जितनी देर तक वायर में करंट दौड़ाया उतनी ज़्यादा वो करंट क्या, उतनी देर वायर वो गर्म होती है, जितनी कम देर के लिए करा उतनी कम गर्म होती है। तो यानी कि समय भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जितनी विद्युत धारा है आई, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, और विद्युत धारा होनी जरूरी है, और कितनी देर के लिए वो हो रहा है वो जरूरी है। तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है, या जो ऊष्मा हमारी बनती है किसी वायर में, जो उसका तापीय प्रभाव होता है, वो कैसे, किस पे डिपेंड करता है, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज टाइम, ये टाइम है, ये समय है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये समय है, राइट। ये क्या है, हमारा विद्युत धारा है, करंट, ठीक है, यहाँ करंट की बात हो रही है, और ये हमारा क्या बात हो रही है यहाँ पर, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है यहाँ पर। और ये क्या है, हमारी हीट, ऊष्मा, ठीक है, राइट। अब आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कितना, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अगर आपको सिर्फ करंट दिया और रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोध दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस V को हम ओम्स लॉ से हटा सकते हैं। V इज इक्वल्स टू IR होता है हमारा, तो इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR इंटू I इंटू T। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, I स्क्वायर RT लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसका बन गया H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्टली कितनी हीट जनरेट हुई वो निकाल लेंगे। ऑब्वियसली अगर हीट है तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हमारा जूल होगा, ठीक है। तो जूल हमारी क्या रहेगी, इसकी SI यूनिट रहेगी। अब सीधे सीधे आपको याद रखना है ये कि जितनी ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी किसी कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले ये उसके वर्ग पे डिपेंड करता है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ व्हाट, I पे। तो हमारा समानुपाती किसके है, I के स्क्वायर के, इसके फॉर्मूले से हमें समझ में आ जाता है। और हमारा ये समानुपाती है रेजिस्टेंस पे, और ये समानुपाती है टाइम पे, समय पे, ठीक है। तो कहीं किसी कंडक्टर में अगर हीट जनरेट हो रही है तो या तो उसकी करंट वैल्यू आप बढ़ाओगे, करंट वैल्यू थोड़ी बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर के बराबर बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बढ़ेगी हीटिंग, अगर ज़्यादा समय तक के लिए करोगे तो बढ़ेगी हीटिंग, ठीक है।
अब यहाँ पर हम डेली लाइफ में जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। जितने भी आपके उपकरण जिनसे आप किसी चीज़ को गर्म करने में यूज़ करते हो अपने किचन में, वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करते हैं। ऑल द एप्लीकेशंस लाइक आपके घर में आप जिस प्रेस से अपने कपड़े इस्त्री करते हैं वो हो गया, इसी तरीके से जो आपके घर में टोस्टर लगा है जिस पे आप ब्रेड सेकते हैं वो हो गया, इसी तरीके से जो आपका गीज़र है वो हो गया, जो हमारे इलेक्ट्रिकल गीज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो आपके घर में हीटर अगर ब्लोअर लगा है तो वो हो गया, जिसमें आप देखते हैं जो वायर है वो गर्म हो जाती है और आपको हीटिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको अपने घर में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा किसकी वजह से, विद्युत धारा की वजह से जो तापीय प्रभाव होता है किसी कंडक्टर पे उसकी वजह से होता है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ हीट जनरेटेड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की या इलेक्ट्रिक पावर की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पावर बेसिकली क्या होता है, हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, कोई भी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हमारी क्या हो जाती है, जैसे कोई सर्किट में किसी परिपथ में जिस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उस दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। राइट, इस विद्युत शक्ति को भी हम P से डिनोट करते हैं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा होता है VI होता है। राइट, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और उसमें करंट हो गई। मतलब जो भी सर्किट है वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे है और कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। इसके अदर फॉर्मूले भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम ओम्स लॉ लगा दें तो V को हम IR लिख सकते हैं, तो इसको I²R भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, P को हम और क्या लिख सकते हैं, हम V²/R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। ये तीनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके SI मात्रक की बात कर लेते हैं। SI मात्रक इसका हमारा होता है वॉट। ठीक है, वॉट हमारा जो होता है वो इसके लिए यूज करेंगे, तो हमारा 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हमारा हो गया। ठीक है, वोल्ट एम्पियर भी हमारा क्या हो गया, ये वॉट के बराबर हो गया। अब वॉट क्या होता है, वॉट एक बहुत छोटी यूनिट है, तो इसीलिए जनरली जब भी हम वॉट को लिखते हैं तो किलोवाट्स में लिखते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट्स। ठीक है, तो हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, जो आपके घरों में जो भी आप जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उसको हमेशा यूनिट्स में बताया जाता है। तो एक यूनिट हमारी जो होती है, 1 यूनिट, जो भी आपकी कमर्शियल यूनिट आप खर्च करते हो घर में, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट आपने कंज्यूम करी बिजली, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये 1 किलोवाट आवर हमारी क्या हो गई, ये हमारी कमर्शियल यूनिट हो गई किसकी, बिजली की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे में आपने कितनी किलोवाट बिजली ली, तो यहाँ पर 1 यूनिट इज कमर्शियल यूनिट हमारी 1 किलोवाट आवर। एक फिर मैंने आपको पहले भी कन्वर्जन बताया, अगर हम इसे जूल्स में लिखना चाहें तो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में है तो हमारा 3600 हमारे सेकंड्स हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो कितना जूल पर सेकंड होगा हमारा, तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स हमारी क्या होगी, इतनी एनर्जी हमारी यूज़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इलेक्ट्रिक करंट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले जान लिया था कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक रेजिस्टेंस पे फ़र्क डालेंगे। फिर उसके बाद हमने समझा था कि जो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं रेजिस्टेंस के, वो कैसे कैसे लगाए हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा तापीय प्रभाव होता है किसी भी विद्युत धारा की वजह से जो सर्किट में जो ताप आ जाता है उसका क्या फार्मूला होगा। फिर उसके बाद हमने समझ लिया था उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने लास्ट में समझा कि विद्युत शक्ति क्या होती है, इसके फार्मूले जान लिए। सारे फार्मूले एक जगह पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उनको रेगुलर देखिए, रोज़ पढ़िए उन फार्मूलों को और यूनिट्स को क्लियर करते हुए चलिए। और उसके बाद हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर ये हमें हेल्प करने वाला है। मिलते हैं MCQ वाले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू।